बासित भाई, पहले तो जरा आज के मैच के बारे में बताएं। ठीक है, इंडिया जीत गया, पोजीशन भी बहुत तगड़ी हो गई, लेकिन रोहित और विराट तो नहीं चल रहे ना। 22 रन किए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बाद में आके पांड्या ने, इनकी स्ट्रेंथ है ना जो, वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि जी किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ है ना, जो मैंने अपने बड़े बड़े कप्तानों से सीखा है या खुद भी मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी टीम की स्ट्रेंथ देखनी हो ना, उसकी लोअर ऑर्डर बैटिंग की है ना, आप है ना फाइट देखा करो कि वो कितनी फाइट करते हैं। कहते हैं यार बाबर रिजवान नहीं चलते, इतना शोर मचाए थे सब। देखिए ये भी तो इतनी बड़ी जोड़ी है, नहीं चली। फिर कैमरा मैंने ऐसे करके देखा, बिल्कुल सही करके देखा, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मैंने सवाल किया। हाँ, रिजवान और बाबर नहीं चलते, लेकिन रोहित ने 11 बॉलों में 23 रन बनाए। लोअर ऑर्डर बैटिंग की है ना, आप है ना फाइट देखा करो कि वो कितनी फाइट करते हैं। तो ये टीम की स्ट्रेंथ बताती है कि कितनी है। और इंडिया की जो सी स्ट्रेंथ है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये टॉप पे नहीं है, लेकिन जो ये इनके 3 ऑलराउंडर्स है ना, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये जिस टाइम भी इंडिया फंसती है, स्पेशली पांड्या, ये बड़े खतरनाक है। क्योंकि जी ये आपको ना निकाल के ले जाते हैं। आज भी अगर ये मैच कहीं 160-65 रन का होता तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश आपको और भी कुछ फाइट करता हुआ नजर आता, लेकिन जो 196 हुआ तो उस पर नहीं। और एज यूजुअल इंडिया की जो बॉलिंग थी, और स्पेशली बुमराह, आज भी उसने 4 ओवर में 13 रन देके जिस तरह 2 आउट किए हैं। लेकिन 2 आउट तो बात एक तरफ है, लेकिन उसने कहीं भी उनके बैट्समैनों को फ्री होने नहीं दिया, सांस भी नहीं लेने दी। इकोनॉमी देखिए, 3.25 की इकोनॉमी, जी 3.25 की। और ये एक वाहिद मैच नहीं है जिसमें जसप्रीत बुमराह ने इतना अच्छा किया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से सलीम भाई जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे पिछले साल, हमने देखा था एशिया कप में उनकी वापसी हुई थी, जब वापसी हुई थी तब भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे वो, और अभी तक उन्होंने वो मेंटेन किया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, कल रात इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज़बरदस्त मैच के कमेंट्स हमारे पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बोल रहे, हम सुनते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो किस हद तक क्रिकेट में सियासत बहुत ज्यादा है, हमें सारे तथ्यों से अंदाजा हो रहा है। और सियासत में क्रिकेट बहुत डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान की तमाम तर सियासी सरगर्मियों का जो मरकज होता है, जो मंबा होता है, यानी कि नेशनल असेंबली, वहां पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्रिकेट के बारे में डिस्कशन हो रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर कादिर पटेल साहब, उन्होंने कुछ इन अल्फाज में तंज किया। अब कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वही सवाले से कह रहे थे कि गवर्नमेंट अभी गई है ना, जो कि कहती है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई थी वो, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को भी ऐसा ही कुछ कर लेना चाहिए ताकि उन पर तनकीद ना हो। कादिर पटेल साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्रिकेट में सियासत के बाद आप देखिए सियासत में क्रिकेट का तस्करा दिखाएं। क्रिकेट टीम को क्या हुआ है, ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए, तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। तो भाई यानी कि क्रिकेट जो है वो अदाकार, सदाकार, सियासतदान देख लें दोस्तों। और अपना विराट कोहली ने पिछले मैच में 24 बॉलों में 24 बनाए, जो हमारे बैटर्स खेल रहे थे जिस तरह, लेकिन आज उसने 28 बॉलों में 37 रन बनाए, 37 रन T20 में। आप देखिए, मैं खाली सवाल करूं, डांट रहे हैं मुझे, आप डांट नहीं रहा, अच्छे स्कोर हैं। क्योंकि मैंने वो आपने स्पीच दिखा दी ना, मिनिस्टर साहब, गुस्सा आ गया आपको? अच्छा, नहीं बोलना चाहिए, वो अपनी सियासत करें, क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना। अब इज़हार राय की आजादी है ना, ये इज़हार राय नहीं, ये तंज है। जब क्रिकेट तंज है तो अच्छा, जब ये तंज की आजादी नहीं है, तंज की आजादी नहीं है, चाहे बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो, चाहे वहाब रियाज हो, हमारी फैमिली से हम क्रिकेटर हैं, हम उन्हें बैक करेंगे। तो उन्होंने कोई अल्लाह ना करे, कोई नहीं बात तो नहीं, वो ये संभाल के रख लेते, जब बाबर रिटायरमेंट ले लेता ना उस वक्त बताते ये चीज, तब तक रतीबा पुराना हो जाएगा ना, जो भी हो। लेकिन अभी खेल रहा है, कभी आपने हमें देखा, हम देखें उसकी रीज़न ये है ना, जो हम बार बार कहते हैं कि उसको उसकी फिटनेस का उन्होंने बकायदा उसको फर्स्ट क्लास खेलने को कहा था, और उसने जाके फर्स्ट क्लास खेली थी और प्रूव किया था कि मैं फिट हूँ। जब आके वो खेला था, हमारे यहाँ जो हम शोर करते हैं कि हमारे लड़के जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, फिटनेस हम चेक ही नहीं करते, तो इसलिए हम उसमें मार खा रहे हैं। तो मेरा ख्याल बुमराह T20 में मेरा वाहिद बॉलर है जो आखिरी ओवर्स में मैंने कभी नहीं उसको देखा कि कभी उसको फ्रीली किसी भी बैट्समैन ने आके हिट आउट किया। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये
एक तो वेरिएशन से बॉल करता है, प्लस ये यॉर्कर इसका अभी तक जितने भी आपने बॉलर्स देखे हैं, जितने भी टीमों में देख लें, इसका यॉर्कर बड़ा अच्छा है। और फिर इसका एक्शन थोड़ा सा डॉजी सा है, वो उसमें भी बड़ी मुश्किल होती है बैट्समैनों को। खूबसूरती ये है कि ये वेरिएशन से बॉलिंग करता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि बुमराह से अच्छा बॉलर है ही कोई नहीं इस वक्त T20 अच्छा सलीम भाई, हम ना बात कर रहे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली की कि वो लोग फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज आके जिस तरह से रोहित ने आगाज किया और फिर अगर हम विराट कोहली की भी इनिंग देखें तो उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं, 1 चौका लगाया, तो ये चीज़ शो करती है कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। हालांकि देखें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये फॉर्म में वापस आने के लिए ये कोशिश करेंगे, मगर ये टीम के लिए खेलते हैं, इन्होंने आके फिर भी आप देखें कि वो अपनी गेम छोड़ी नहीं है। विराट ने देखें जो बड़ा ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको नो डाउट उसमें कि वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। कई दफ़ा होता क्या है कि आप जब फंसे होते हैं ना, आपसे स्कोर नहीं हो रहा होता, तो आप ना आके अटैक करते हो, उसमें से भी कई दफ़ा ना अच्छे प्लेयर की ये भी कोशिश होती है कि वो उसमें से निकल जाएं। आज उसको मौका तो मिल गया था, 37 कर गया है, तो मैं भी अगले मैच में कोई ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश। दूसरी बात जो इन्होंने की थी ना कि टीम देखें, टीम सिलेक्शन जो होती है ना, टीम सिलेक्शन वो बड़ा मैटर करती है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि इंडिया की टीम बहुत बैलेंस है, उसकी रीज़न ये है कि आप वर्ल्ड कप में कई दफ़ा देख लें, हम जो फाइनल हारे थे उसमें हमारा लोअर जो मिडिल ऑर्डर था, मोइन, वसीम, ये नीचे से बड़ा अच्छा हम सेमीफाइनल तक हम स्कोर करते रहे थे। हमने मार कहाँ खाई थी, गीली पिच आ गई, हम सारे एकदम फ्लॉप हुए, क्योंकि हर मैच में हमारे लोअर जो था ना मिडिल ऑर्डर, उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया था। चूँकि वहाँ गीला विकेट था, मार खा गए। इनकी टीम अगर आप देखें पे गीला पिच था लॉर्ड्स में, जो याद नहीं कि वो 132 पे हम आउट हुए थे, तो वो गीला भी पिच ही था ना। खैर वो तो डिसीजन ही हमारा वो वैसा था, मगर उससे पहले इंजी हमारे लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन थे, मोइन और वसीम, नीचे से अच्छा स्कोर करते रहे थे, और एक महर रज़ाक करता रहा था, तो ये हमारी टीम निकल जाती रही थी उसमें से। इसी तरह इनकी टीम में अगर अब हमारी टीम में वैसा कोई नहीं है नीचे जो आके बड़ी हिटें मारता हो। देखें ना, इसका स्ट्राइक रेट देखो आप, हार्दिक पांड्या का 185 है जी। उस पोजीशन में जहां आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, आपको स्कोर चाहिए, तो जब तक आप सिलेक्शन में ऐसे प्लेयर टीम में नहीं होंगे जो आपको उस वक्त जब आपको ज़रूरत हो और वो उस वक्त करके दें, तो मेरे ख्याल ये इंडिया की सबसे बैलेंस टीम इस वक्त आपको नज़र आ रही है। कि हमेशा जब आप देखें पिछले कितने मैचेस हो गए हैं जो इनके ऊपर से स्कोर नहीं कर रहे, मगर नीचे वाला जो उनका मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर है, ये उनको निकाल रहा है। अभी तक सबकी बारी आ रही है। हम देख रहे थे कि पिछले 2 मैचेस में सूर्य कुमार यादव जो थे वो टीम को संभाल रहे थे, आज उन्होंने किया तो नीचे से शिवम दुबे ने कर दिया, हार्दिक पांड्या ने कर दिया। तो ये इनकी जो है ना, हमें भी इस चीज़ पे हम फिर अपनी टीम की तरफ बार बार आ जाते हैं। हमें भी जब भी कोई टीम की सिलेक्शन हो, चले इसको उस तरह ले जाते हैं अपनी टीम का, क्या बार बार कहना, तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि आपने जो सिलेक्शन करनी है वो बड़ी बैलेंस किस्म की हो। ठीक है। वो एक नया सवाल है कि विराट और रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे, तो बाबर और रिजवान नहीं चलते, तो इतना शोर क्यों बचते हैं? देखिए बासित भाई ने बता तो दिया आप, और क्या आप लगता है वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं यार। बासित भाई तंज कर रहे हैं। हाँ ये बासित भाई आपने तंज किया है मुझ में। ये हमारे कप्तान है भाईजान, वो हमारे सियासतदान है वैसे। आपके हाँ, हमारे मुल्क के, हमारे फिर मैं वीडियो दिखा। बताएं कामरों ने बताया। देखे वो नहीं चल रहे, रन तो आज किए हैं ना उन्होंने, एक मोमेंटम तो बना के देते हैं ना। 40 रन किए हैं, 39 रन बनाए, 1 आउट हुआ है, 23 रन किए 11 बॉलों पे, लेकिन उन्होंने टीम एक बना के लाए हैं। वो ओपनर्स नहीं, आप देखें उनके बाकी जो बैट्समैन है वो कैसे मैच लेके चल रहे हैं। वो 196 भी करके देते हैं, सूर्य कुमार हमारे, कभी पांड्या चल जाता है, बुमराह तो आप देखिए हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है, किसी एक पे डिपेंडिंग कर रहे हैं। यही होता है टीम वर्क, तो मेरे ख्याल से इसलिए कामयाबी है, नंबर 1 टीम है और अच्छी परफॉर्मेंस, और 196 रन बैक टू बैक 3 आउट हुए हैं। तो विराट कोहली यानी 2 कलीदी किरदार, मतलब विराट कोहली तो पोस्टर बॉय है ना इंडिया के क्रिकेट का, बल्कि दुनिया के क्रिकेट का। रोहित शर्मा कप्तान है, शाकिब के अलावा मेरा ख्याल है दूसरा खिलाड़ी है जिसने सारे T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, रोहित शर्मा ने। ठीक है ना, रोहित शर्मा। तो वो नहीं चलते तो भी बाकी टीम उठा लेती है ना, तो यहाँ हमारे यहाँ डिस्कशन क्यों नहीं आता कि यार बाकी टीम के लड़के भी कुछ करें ना भाईजान। 11 लोगों की टीम है, 2 की थोड़ी है। आप जितने वर्ल्ड कप खेला विराट कोहली नंबर 3 खेला है, आप एकदम से उसको ओपन करवाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज होगा, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो।
नंबर चेंज होता है तो वो कंफ्यूज होता है। और अब मेरे ख्याल से हर वर्ल्ड कप में हर मैच में विराट कोहली ने तो नहीं ठेका लिया हुआ कि मैंने ही करके देना है, बाकी प्लेयर्स करके टीम में से भी किसी ने नहीं लिया हुआ ना, उन्होंने टीम ऐसी बिल्ड की है तो फिर ले ना, जिम्मेदारी ले करके दें। विराट कोहली के स्टैट्स देख लें, अपने के देख लें, बाकी मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से टीम बना के भेजे ना कि बाबर और रिजवान ना चले, बाकी प्लेयरों पे जिम्मेदारी आए तो वो मैच तो आगे सिलेक्शन वाली बात भी, सिलेक्शन भी बात आ गई ना, ये तो ओवरऑल सब सिलेक्शन में ओवरऑल शायद इसमें बाबर भी है, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी नहीं है, बाबर 5 साल से है सिलेक्शन कमेटी, अब आई है ना। अब भाई यहाँ अगर ये रोहित शर्मा और विराट अगर हमारी टीम में होते ना, इसमें बहुत जबरदस्त तनकीद का निशाने पे वो तो वैसे उधर भी कारे हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ इसलिए कि देखना ये इज ए टीम गेम, यही वाली बात है कि जी आप किसी 2 प्लेयरों पे रिलाई नहीं कर सकते। जिस टाइम आप 2 प्लेयरों पे रिलाई करते हैं ना तो फिर आप है ना मैच जीत सकते, इवेंट नहीं जीतते। इसीलिए तो हम सिर्फ 2 प्लेयरों की बातें करते रहते हैं। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि जी 2 प्लेयरों की हमारे पास बातें हैं। अब देखना ये यहाँ स्कोर नहीं कर रहे सोफा, और ये स्टिल पहले राउंड में भी नंबर 1 थी, अब भी नंबर 1 चल रही है, इसलिए कि इनके जो दूसरे लोग हैं ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए टीम गेम है कि जी नीचे वाले भी परफॉर्म करें। तो सारे टाइम अगर आप विराट पे और रोहित शर्मा पे रहते ना तो इस टीम ने भी बॉटम पे ही रहना था। 11 लोग हैं तो सबको परफॉर्म करना होगा। हार्दिक पांड्या ने आज यही कहा था, मैन ऑफ द मैच भी उन्होंने यही कहा था कि हम जो प्लान करके जा रहे हैं ना, हम उसको एग्जीक्यूट करके जाते, हम उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ग्राउंड में। ये भी इस टीम की कामयाबी का जो है वो एक राज हो सकता है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अगर सुपर 8 का ग्रुप 1 हम देखें जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक एक ही मैच खेला है, इंडिया ने 2 मैचेस खेले हैं, 4 पॉइंट है उनके और 2.425 का नेट रन रेट है। तो इंडिया का एक ही मैच बचा है जो उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली तो कोई भी टीम अभी किसी ने थ्रू नहीं किया है और ना ही कोई बाहर हुई है, लेकिन लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो शायद सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। एक ही मैच बाकी है इंडिया का, जो कि तगड़ी टीम से है, ऑस्ट्रेलिया से, और बड़ा मजा आता है जब दोनों ये टीम्स मध्य मुकाबले होती हैं। इंजी भाई, अभी ब्रेक में आप एक बात कर रहे थे कि हम अपने 2 प्लेयर्स की बात करते रहते हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली जिसे हमने बात की थी कि कॉन्फिडेंस उनमें दिखता है, तो वो कॉन्फिडेंस वाली जो बात आपने की ना कि वो इसलिए दिखता है कि उनको पता है नीचे से हमारे ऐसे बैटर्स हैं। मैं चाहूंगी आप जरा स्क्रीन पे भी बताएं ताकि लोगों को पता चले कि क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्यों इतना प्रेशर नहीं होता उन लोगों पर। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर जिस तरह अब ये 6 मैचों से ये आज इनकी सारों से बेहतर परफॉर्मेंस देखने में आई है, जो 37 रन पे विराट की है और 23 रन पे रोहित शर्मा की है, ठीक है ना। और वो तेज़ खेल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जी इनको पता है कि जी पीछे से संभालने वाले बहुत हैं। अब हमारे पास मसला सारा ये है कि अगर ऊपर से हमारे 2 आउट हो जाएं तो हमें मुसीबत पड़ती है कि जी हमें ना नीचे से कोई स्कोर करके नहीं देता, क्योंकि जी कहीं भी हमें ना फॉल ही नहीं करते, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ये इंडिया की टीम इसलिए बेहतर है क्योंकि जी ये टीम एज ए टीम खेलती है, एज ए इंडिविजुअल नहीं खेलती, क्योंकि ये सारा जोर विराट पे नहीं रखते क्योंकि जी विराट पे है या रोहित शर्मा स्कोर करेगा, दूसरे प्लेयर भी स्कोर करते हैं। तो और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि जी बाबर आजम 20 ओवर खेले, रिजवान 20 ओवर खेले, हालांकि दोनों जो प्लेयर हैं मेरे ख्याल से 10 ओवर के बाद इनको क्रीज पे नहीं होना चाहिए। 10 ओवर के बाद है ना दूसरे प्लेयर्स को चार्ज लेना चाहिए। ओपनर का खेल दूसरा है और 10 ओवरों के बाद 14 ओवरों के बाद हिटर का है। अब जिस तरह यहाँ आज भी आया था ना, अगर विराट 14 ओवरों के बाद खेल रहा होता तो जितना ये पांड्या इफेक्टिव था इतना विराट ने इफेक्टिव नहीं होना था। तो दूसरे वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्लेयर इफेक्टिव है। अगर आप एक ही प्लेयर को ओपनर भी चलाओगे, मिडिल ऑर्डर भी चलाओगे, हिटर भी चलाओगे ना, तो उसने नहीं चलना। हमें तो हर एक बंदे की ना एक सिचुएशन पोजीशन है। तो हमें मुसीबत ये पड़ रही है कि हम है ना 2 प्लेयरों से तवक्को करते हैं कि तुम सारा कुछ करके दो, 2 बॉलरों से तवक्को करते हैं, तो और ये सही नहीं है। और दूसरी बात जो आप सारों से ज़्यादा आपने बात कही है कि हमारी सिलेक्शन है ना वो सही नहीं कर सके हम, क्योंकि जी अगर कोई आदमी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बेशक वो अच्छा प्लेयर है, अगर नहीं परफॉर्मेंस दे रहा तो अगर आपके पास उसकी स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ है उसकी, तो आपको रिप्लेस करना चाहिए, एटलीस्ट आपको चांस लेना चाहिए। हमने एक तो हमारी सिलेक्शन सही नहीं थी, उसके बाद भी जो सिलेक्शन की थी तो हमारे पास बेंच पे लोग थे
हमने उनको ट्राई नहीं किया, हमने चांस ही नहीं लिया डर के मारे। तो थोड़ा सा हमें ना ओपन होना चाहिए था, थोड़े से डिसीजन लेना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि हमने डिसीजन नहीं लिया। तो और दूसरी चीज़ ये कि हम इंडिविजुअल्स पे खेलते हैं, एज ए टीम नहीं खेलते। जब तक एज ए टीम नहीं खेलेंगे इवेंट नहीं जीत सकेंगे। मगर इनजी ये जैसे आपने ये बात की है कि विराट और शर्मा जो हैं ये 10 ओवर के बाद हमारे ओपनर्स को नहीं होना चाहिए जी, पर इनजी मुझे ये मुझे समझ नहीं आती, क्या ये विराट और शर्मा जैसे आके अटैक करते हैं, हमारी टीम में तो पावर प्ले का हम फ़ायदा ही नहीं उठाते यार। सलीम भाई पावर प्ले का फ़ायदा इसलिए नहीं उठाते ना, आप मैंने ये जिस टाइम मैं जल्मी के साथ था ना, बाबर जल्मी में ही था और ये क्योंकि जी मैंने कहा कि पूरे ओवर खेलने का इसका काम ही नहीं है। आप क्यों कह रहे हो कि पूरे ओवर खेल ले? आप उसकी ड्यूटी ये लगाओ क्योंकि जो टीम प्लान है, टीम प्लान में वो आपको 10 ओवर तक नजर आ रहा है, 10 ओवर के बाद नजर नहीं आ रहा। और जिस दिन वो और उसकी ये है कि 10 ओवर में जिस दिन आप मेरे से भी कहोगे क्योंकि यार इंतजाम तूने 20 ओवर खेलने हैं, तो मैं फिर 20 ओवर की प्लानिंग करूंगा, मैं जाके छक्के चौके नहीं मारूंगा, मैं सेफ शॉट्स खेल लूंगा। तो हमें थोड़ा सा इस चीज को प्लान करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि बाबर 20 ओवर खेलने या रिजवान 20 ओवर खेलने। चीज ये है इनजी कि हमारे यहाँ हम जाके 20 ओवर क्यों खेलते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले ओवर्स इतने स्लो खेले होते हैं, फिर नीचे से हम अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि लंबा खेलूँ मैं तो बीच में 1-2 छक्के लगे और मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो। ये चीज़ जो है ना, ये कोच और जो इनजी बात कर रहा है ना, बड़ी समझने वाली बात है कि वहाँ जो प्लेयर जो ऊपर जाते हैं ना, उनको फिर वो पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जो हम नहीं उठाते। हम आप देखो अक्सर हमारे 30-35 स्कोर होते हैं, एक आध आउट हो गया होता है और हम फंस जाते हैं। ये मगर शर्मा वगैरह इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये जाती है अटैक करते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो रिजवान के और बाबर के स्टैट्स हैं, 6 ओवर में इनका स्ट्राइक रेट बेहतर है बाद के ओवर्स में। जिस तरह ये क्योंकि ये रोलिंग खेलते हैं ना, जिस तरह फील्डिंग खुलती है ना, इनका ड्रॉप हो जाता है नीचे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है रन करना। हम पता चलता है कि जी 6 ओवर में 50 है ना, तो जिस टाइम 10 ओवर होते हैं ना, तो पता चलता है हमारा स्कोर 78 है। हाँ जी, इतना ठीक है ना, एकदम वो जो 7, 7.5 या 8 रन का एवरेज चल रहा होता है ना, वो 6 पे आ जाता है। तो इनजी ये फिर किसको रियलाइज करने की, ये उनको खुद को करनी चाहिए ना सलीम भाई। अब हम उनको हम नहीं हम प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं ना, प्लानिंग का देखिए जी। अब मसला सारा ये है कि आप जो सारी चीज़ों को ले रहे हो, अगर एक आदमी आपकी मुसलसल चीज़ पे अमल नहीं हो रहा तो फिर मैनेजमेंट किधर है? मैं यही कह रहा हूँ ना, तो मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। अगर जिस तरह गैरी कर्स्टन ने आके बयान दिया है कि जी प्लान पे अमल नहीं करते, अगर कोई प्लेयर प्लान पे अमल नहीं करता, ये वाली बात हमें गैरी कर्स्टन की आज तो अच्छी लगी है क्योंकि सिर्फ उसको महीना हुआ है। अगर ये बात वो साल के बाद करेगा ना, तो फिर नहीं हमने सुननी, फिर तो उसकी जिम्मेदारी है, फिर उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मगर इनजी बात ये है कि यहाँ तो पूरी की पूरी टीम कुछ नहीं कर रही ना, जो आप बात कर रहे हो कि बाकियों का स्ट्राइक रेट भी वैसे ही है। हमारे तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम सिलेक्शन ही ठीक नहीं करते। जी जी, असल चीज जो है ना, वो उस पे हम बात में ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हमारे अगर ओपनर्स आउट हो जाए ना, तो हमें अक्सर औकात ये भी फिक्र पड़ जाती है कि हम पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे कि नहीं। तो ये गलती किसकी है फिर? ये सिलेक्शन की गलती है। मैं तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप जब टीम ही सिर्फ 4-5-2 बंदों की सिलेक्ट करके लेके जाते हैं और बाकी कहते हैं या अल्लाह हमारी मदद फरमा आगे ले, तो फिर आप सिलेक्शन ठीक करें ना। ठीक है, इतने सालों से हमारा यही हाल है और हम फिर उन्हीं को रिपीट किए जाते हैं, हम उन्हीं प्लेयर्स को खिलाए जाते हैं। तो गलती किसकी है? ये सिलेक्शन पे आप देखो, ये रोहित शर्मा और विराट स्कोर नहीं कर रहे। यहाँ इंडिया 2 मैच हारी होती ना 4 में से, तो आप देखते कि जी फिर क्या सूरत हाल होनी थी। तो आप इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये टीम गेम इसलिए है कि हम टीम गेम इस तरह करते थे कि अगर बॉलर से बुरा हो गया ना, तो बैट्समैन कोशिश करते थे कि उसको कवर करें, बैट्समैनों से बुरा हो गया तो बॉलर कवर करे। टीम गेम है, ऊपर वालों से स्कोर नहीं हुआ, नीचे वाले मैनेज करें। बास टाइम नीचे वालों से नहीं होता, दूसरे लोग इसको मैनेज करें। आप मैनेज ही नहीं कहीं हो रहे हमारे से। हम मसला सारा ये है कि हमारे 2 ओपनर्स का इस टाइम मसला नहीं आ रहा,
हमारा तो 6 नंबर तक मसला आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 11 तक आ रहा है। नहीं वो तो फिर बॉलिंग आ जाती है ना। अभी सिर्फ बैटिंग पे फोकस है। तो बॉलिंग में भी तो आ रहा है। आप ये देख लो ना कि हमें सलीम भाई कितना एक इश्यू होगा कि हम शादाब को बॉलर के तौर पे लेके गए थे, हमने उसे एज ए बैट्समैन हमें खिला रहे हैं, तो सोच लो ना कि हमें कितनी प्रॉब्लम मैंने जी तुम्हें कहा था ये बैट्समैन खेलेगा। आपने खैर पहले से कह रहे थे कि ये बैट्समैन ही है। पहले मैच में कहा था और वैसा ही हुआ। लेकिन हकीकत तो ये सामने है ना, तो इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है कोई इसमें। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लें हम, अगर इजाजत हो तो। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि इंजी भाई सिलेक्टर भी रहे हुए हैं, इनको काफ़ी सारे लड़कों का पता भी है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी अपने व्यूअर्स की नॉलेज के लिए भी और मेरी नॉलेज के लिए भी। इंजी भाई क्या लगता है कि अभी तो आप कहते हैं ना कि सिलेक्शन हुई नहीं, जो भी अवेलेबल लड़के थे आप सबको ही ले गए, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे लड़कियाँ हैं, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से चल रहा है, क्या लगता है कि कौन लड़के जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं टीम में? भाई देखिए, आपने जिन लड़कों ने आपको परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह आगा सलमान गहरा थे, आप देखिए जिस टाइम मैंने टीम सेलेक्ट करते ना, सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है। एक आप ब्रैकेट बनाते हैं ओपनर्स की, ठीक है, एक ब्रैकेट होती है आपकी मिडिल ऑर्डर की, एक ब्रैकेट फिर आपकी होती है स्पिनर फास्ट बॉलर, स्पिनर और फास्ट बॉलर्स की, विकेट कीपर की, ऑलराउंडर की। आपने तो कोई ब्रैकेट बनाई नहीं। आप अपने आखिरी 3 मैच देख लें, आपने 5 ओपनर खिलाई जा रहे हैं जी। शादाब को आप बैट्समैन खिलाई जा रहे हैं जी, मिडिल ऑर्डर करके, उनको किसी और ब्रैकेट में डाल दिया, तो किसी और चक्कर में आपने उसको डाल दिया है। आप थोड़ा सा अगर आप देखते ना टीम को बनाते, हमारी हारने की जो बड़ी वजह थी कि हमारी सिलेक्शन ही सही नहीं हुई, ठीक है जी। तो और ये मैं एक अमेरिकन जासूस था एक, तो वो है ना सारी ज़िंदगी पकड़ा नहीं गया, दूसरे मुल्क में काम करता रहा। सो कोई बात ज़रा मजाक में ही ले, सीरियस ना ले, तो वो करता रहा। तो उससे किसी ने पूछा बाद में, रिटायरमेंट होगी, उसने कहा कि तू पकड़ा नहीं गया, क्या करता था? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं करता था, कोई गलत काम नहीं करता था, बस जो पोस्ट होती थी ना उस पर गलत बंदा रखा है। हाँ अच्छा, अब ये सिलेक्शन कमेटी के हवाले से खबर ये आ रही है, क्या आपको भी इत्तला है कि इससे पहले 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, बल्कि आज की तारीख तक ऑफिशियली तो 7 रुकनी है ना, जिसके वहाब रियाज सिर्फ एक मेंबर है, लेकिन बासित भाई वगैरह सब बताते हैं, इट्स एन ओपन सीक्रेट के ज़ाहिर है वहाब रियाज उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वही है। तो अभी खबर ये आ रही है कि वहाब रियाज को ऑफिशियली चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, 4 होने लगी है, 4 सेलेक्टर हैं, एक डाटा एनालिस्ट है और गैरी कर्स्टन और बाबर आजम के साथ, तो जो 4 में से 2 या 3 रह जाएंगे और वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर होंगे। ओके। और जहाँ तक आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, उनके पास मिडिल ऑर्डर इतना स्टेबल है, 2 बॉलिंग ऑलराउंडर हैं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, 2 स्पिनिंग बॉलर ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, यानी 4 प्लेयर मजबूत उनके मिडिल ऑर्डर में, दे कैन इजीली अफोर्ड कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। हमारे मसला है कि हम सारे ओपनर्स के साथ ही खिला रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के लोग ही नहीं है हमारे पास। हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं था और हम 15 के बजाय 14 प्लेयर ले गए थे। अब ये तो प्राइमरीली फिर सिलेक्टर्स का ही प्रॉब्लम है ना, ये वाला सिलेक्टर्स का प्रॉब्लम है और बाबर आजम का प्रॉब्लम है, जिसने पिछले 2-3 साल में मिडिल ऑर्डर बनाया नहीं या बनने नहीं दिया। तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन या किसी भी ऑर्डर का बैट्समैन बनाना या सही बैट्समैन सेलेक्ट करना, वो प्राइमरीली किसकी जॉब है, कैप्टन की या सेलेक्टर की? बुनियादी तौर पे सेलेक्टर्स की, फिर उसके बाद कैप्टन की, फिर उसके बाद हेड कोच की। बासित भाई नहीं एग्री कर रहे हैं। मैं एक बात कह लूँ, सिलेक्शन कमेटी जो कम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो 4 क्रिकेटर हैं वही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इतने ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसमें कंफ्यूज रहेंगे मेरे ख्याल से, तो 3-4 की बनाएंगे कमेटी, वो ठीक है। एक चीफ सेलेक्टर बनाना जरूरी, जिसको भी बनाए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले। मुबारकबाद देना चाहेंगे अगर वो बन रहे हैं, अगर बन जाए तो मुबारकबाद, पहले भी बना, क्योंकि इनमें से बाकी कोई चीफ सेलेक्टर बना नहीं, बाबर वहाँ भी बना तो दोबारा बना देंगे, कोई सरप्राइज नहीं होगा। सर मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि वहाँ भी चीफ सिलेक्टर है, तो मुझे मुबारकबाद। अब उनको ऑफिशियली भी ओहदा दे दिया जाएगा आपके ख्याल में? तो एक पेशावर से भी रखे सिलेक्टर को। अच्छा जी, एक पेशावर से भी लाजमी रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं तो आवाज़ें आती है ना कि पेशावर की ज़्यादा प्लेयर है, तो वहाँ से भी आप। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस पे जीतना चाहिए। पाकिस्तानी है हम, सारे पेशावर के, सारे कराची के, सारे उन्हें सिलेक्ट जो अच्छा खेल रहे होना चाहिए। उन्हें सिलेक्ट कौन करता है? कराची का सिलेक्टर, लाहौर का, पंजाब का सिलेक्टर, तो इसका मतलब वो अच्छे हैं तो सिलेक्ट होते हैं ना।
के अहम तरीन मैचेस जारी हैं। जाहिर है भर गुजरते मैच के साथ वर्ल्ड कप अपने अगले स्टेज की तरफ जा रहा है। अब से कुछ लम्हात पहले एक और मैच इख्तिताम पजीर हो गया, इंडिया और बांग्लादेश का। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए। कमाल की बात है कि विराट कोहली आज भी नहीं चले, अगरचे अब तक इस टूर्नामेंट का उनका सबसे ज्यादा स्कोर है, लेकिन इससे पहले सारे मैचेस मिला के उन्होंने 29 रन बनाए थे, आज 37 रन बना लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली बहरहाल नहीं चले उस अंदाज से। इंडिया ने यह मैच 50 रन से जीत लिया है, बांग्लादेश को हरा दिया है और पॉइंट टेबल देख के आपको आइडिया होगा कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है आज की शिकस्त के बाद, क्योंकि बांग्लादेश ने 2 मैच खेल लिए हैं, पॉइंट एक भी नहीं है। अगला मैच जीत भी जाता है तो 2 पॉइंट्स होंगे और वर्ल्ड कप में वापस अब नहीं आ सकता। अब इस ग्रुप में जंग है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की। जाहिर ख्याल ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्यादा तगड़ी टीम है, लेकिन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच बाकी है। बासित भाई पहले दिन से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान डार्क हॉर्स साबित हो सकता है इस वर्ल्ड कप का, तो देखते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसकी सूरत हाल इससे ज्यादा दिलचस्प है। आज एक मैच और भी था, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का। वेस्ट इंडीज ने मैच जीता, लेकिन कमाल ये किया कि बहुत अच्छे तरीके से जीता है, अपना नेट रन रेट बहुत अच्छा कर लिया है और यही नेट रन रेट हो सकता है वेस्ट इंडीज को काम आ जाए और सेमीफाइनल तक ले जाए। आज क्या हुआ, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मैच में 128 रन बनाए अमेरिका ने और वेस्ट इंडीज ने 10.5 ओवर्स में ये टारगेट पूरा कर लिया। अब आप देखिए पॉइंट्स टेबल, जो 2 मैच खेले साउथ अफ्रीका ने 4 पॉइंट्स, 2 मैच खेले वेस्ट इंडीज ने 4 पॉइंट्स, 2 मैच खेले हैं इंग्लैंड ने 2 पॉइंट्स। अब सिनेरियो क्या है, अमेरिका वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अब ये 3 टीम्स, शायद अमेरिका, शायद कह रहे नहीं हुआ, अच्छा चले मोस्ट प्रोबेबली तो आउट हो गया ना। हाँ, अगर अगला मैच जीत भी जाता है इसी तो तरह 2 पॉइंट बांग्लादेश होंगे भी ना। बाहर नहीं हुआ। अगर कल अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वो तो मैंने कहा कि उसमें तो, लेकिन अमेरिका तो प्रैक्टिकली आउट हो ही गया ना शायद भाई। प्रैक्टिकली और वर्चुअली में बड़ा डिफरेंस। चलो ठीक है, चले हम कह लेते मोस्ट प्रोबेबली अगर अमेरिका यहां से अगला मैच जीते, साउथ अफ्रीका जीते, अच्छे रन रेट से जीते, तो फिर पता नहीं शायद कैसे पहुंच जाए। बहरहाल कभी इम्कान इस बात का है, इंग्लैंड ने एक मैच और खेलना है अमेरिका से। अगर हम ये अज्यूम कर लें, कभी इम्कान तो है इस बात का कि इंग्लैंड वो मैच जीत जाता है, तो फिर इंग्लैंड के हो जाएंगे 4 पॉइंट। अगर ऐसा हो जाता है इंग्लैंड और अमेरिका के मैच को, अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच काइंड ऑफ एक क्वार्टर फाइनल हो सकता है। वो मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत गया, उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे, सीधा सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वो मैच अगर वेस्ट इंडीज जीत गया तो फिर तीनों टीमों के 4-4 पॉइंट हो जाएंगे और फिर नेट रन रेट पे फैसला होगा कि किस टीम ने पहुंचना है। और वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट आज की तारीख में बहुत अच्छा है, तो फिर इम्कान है कि वेस्ट इंडीज पहुंचे और इंग्लैंड पहुंचे। अभी इसमें बहुत सारा अगर मगर है, आज की तारीख में ये एक मुमकिन सिनेरियो बहरहाल नजर आता है। ये अब तक की सूरत हाल, मजीद ही बहुत सारी बातें